जी हाँ, नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका ज्ञान सागर संस्थान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं सत्या से आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारी यूट्यूब क्लासेस में। एसएससी जीडी के लिए जैसे ही हम लोगों ने बेहतरीन क्लासेस चलाई थी, इसी प्रकार जो एसएससी एमटीएस के एग्जामिनेशन के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन की सीरीज चल रही है। इस सीरीज में आज हम लोग 7th क्लास के साथ में उपस्थित हैं। तो उम्मीद है ये श्रृंखला आपके लिए फायदेमंद होगी। इसमें आपको रिवीजन करने में, पैटर्न को समझने में आसानी हो रही होगी और इसके साथ-साथ में आपको नए क्वेश्चन को सीखने का मौका भी मिल रहा होगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। क्लास अच्छी लगती है तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। चलिए चालू करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के। आइए यहाँ पर देखिएगा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्वतीय वनों में पाया जाता है? देखिए 2022 के एग्जामिनेशंस के क्वेश्चन है। 7 हम लोग आपका सेट को डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर पर्वतीय वनों में पाया जाने वाला हमारा पूछ रहा है। तो पर्वतीय वनों की बात करते हैं तो देखो पर्वतीय वनों का विस्तार भारत में सब जगह पर नहीं है। भारत के क्षेत्र में अगर देखें तो भारत में आपका मेनली जो हिमालय का सेक्शन है, इस हिमालय के सेक्शन में क्या पाए जाते हैं? पर्वतीय वन पाए जाते हैं। और ये जो पर्वतीय वन होते हैं ये भी आपके ऊंचाई के साथ आपके अलग-अलग हो जाते हैं। क्योंकि ऊंचाई के साथ में क्या होता है आपका तापमान में परिवर्तन होता है, जलवायु में परिवर्तन होता है, तो आपके इस वजह से वनों के रूप भी बदल जाते हैं। यहाँ पर जैसे सबसे निचले भाग में आपके पतझड़ या मानसूनी वन पाए जाते हैं पर्वतों के निचले भाग में, भारत के संदर्भ में हिमालय के लिए। ऊपर जाने पर चौड़ी पत्ती वाले वन पाए जाएंगे आपके। उसके ऊपर जाने पर आपके यहाँ पर आपके पाए जाते हैं कोणधारी या शंकुधारी कॉनिफेरस। जहां पर भी जिन क्षेत्रों में क्या होती है आपकी वर्षा होती है, उन वर्षा वाले क्षेत्रों में आपके कोणधारी वन पाए जाते हैं। और उसके ऊपर ये जो कोणधारी वन होते हैं, सॉरी वर्षा बोला मैंने, बर्फबारी, ठीक है, यहाँ पे जहाँ पे बर्फ गिरती है। और जो कोणधारी वन है इनको हम लोग आपका जानते हैं किसके नाम से? टैगा प्रदेशों के नाम से जानते हैं। और उसके ऊपर जो आपका थोड़ी बहुत वनस्पति होती है जो निचले भागों में, वो आपका टुंड्रा का इलाका होता है। और उसके ऊपर आपकी केवल केवल क्या पाई जाती है? बर्फ। हिमालयी क्षेत्रों में हिम रेखा याद कर लीजिएगा, जो आपकी स्नो लाइन होगी, हिम रेखा होगी, ये होती है 4500 मीटर। 4500 मीटर की ऊंचाई के बाद में ऊपर जाने पर केवल आपको क्या मिलती है? बर्फ मिलती है। उसके बाद में आपकी वनस्पति नहीं पाई जाती है। तो यहाँ पर ये अलग अलग सेक्शंस बांटे गए हैं। तो पर्वतीय वनों की बात हो रही है तो यहाँ पर आपका जो देवदार का पेड़ है, ठीक है, देवदार, रोजवुड, ठीक है, टीक, ये आप सॉरी देवदार, रोजवुड वगैरह ये जो भी आपके पेड़ हैं, ब्लू पाइन, सनोवर, ठीक, ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल्स होते हैं? पर्वतीय वनों के एग्जाम्पल होते हैं। मेनली हमारे आपके ऊपरी भागों में पाए जाते हैं। तो इसमें से आपका पहले का आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा, देवदार। अगला देखते हैं, चापाचार कुट उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? देखिएगा यहाँ पर आपसे क्या होता है आपका स्थानीय उत्सव हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर चापाचार कूट उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? यहाँ ये पूछा गया है। ऑप्शन है मिजोरम है, गोवा है, झारखंड और केरल है। तो ये चापाचार उत्सव कहाँ पर आपका नॉर्थ ईस्ट में कहाँ पर मनाया जाता है? आपका मिजोरम में मनाया जाता है। ठीक है, कहाँ पर आपका? मिजोरम में मनाया जाता है। आपका स्थानीय त्योहार है आपका। ठीक है, ये इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव के आहार नाल में विली कहाँ पाई जाती है? छोटी आंत, अग्नाशय, ग्रासनली और आमाशय। ठीक है, हमारे आपके जो एलिमेंट्री कैनाल है इसमें हमसे पूछ रहा है विली। विली नामक संरचना कहाँ पाई जाती है? एक्चुअल में विली को हम लोग हिंदी में बोलते हैं क्या? आपका रसांकुर बोलते हैं। रसांकुर क्या होते हैं? बहुत सारी छोटे छोटे आपके छेद होते हैं, छिद्र होते हैं, जो आपके क्या करते हैं? भोजन के अवशोषण का कार्य करते हैं। भोजन से जो हमारा आपका पाचक तत्व होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, उनका अवशोषण करना, ये किसका काम होता है? आपका विली का काम होता है। तो यहाँ पर अगर पूछे तो देखो हमारे यहाँ पर जो हमारा मेन पाचन और अवशोषण होता है वो क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, छोटी आंत में। ठीक है, भोजन का मुख्य पाचन और अवशोषण याद कर लीजिएगा, भोजन का मुख्य पाचन और अवशोषण, ठीक है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ये दोनों कहाँ पर होंगे? हमारे आपके छोटी आंत में होते हैं। अब यहाँ पे छोटी आंत में होता क्या है? छोटी आंत आपकी सबको पता है कि 5 से 6 मीटर लंबी एक संरचना होती है और इस आहार नाल का ये सबसे लंबा भाग होती है। इसमें कई सारे छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं। ये जो छोटे छोटे से छेद होते हैं, इनसे ही क्या होता है? आपका जो पोषक तत्व होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन या जो विटामिन वगैरह जो भी कुछ आप भोजन में ले रहे हैं, खनिज वगैरह, मिनरल्स, वो इसी से होकर किस में चले जाते हैं? ब्लड में चले जाते हैं। और ऐसे केस में क्या होता है? यदि अगर हम लोगों का भोजन ऐसा है जिसमें हम फैटी एलिमेंट्स को ज्यादा शामिल करते हैं, वसायुक्त या तैलीय पदार्थों को खाते हैं, ये वसाएं जाकर इन आपके छिद्रों को क्या कर देती है? ब्लॉक कर देती हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके जो विलीज होते हैं ब्लॉक हो जाती हैं।
जिस वजह से क्या होता है फिर हम कुछ भी अच्छे से अच्छा खा ले पोषक तत्व, लेकिन वो हमारे आपके भोजन में आपके शामिल नहीं हो पाएगा आपका, आप उसका अवशोषण नहीं कर पाएंगे, आप उसको उसका फायदा नहीं उठा पाएंगे। तो विली किसका पार्ट है आपका? छोटी आंत का पार्ट है। अग्नाशय की बात करते हैं। पैनक्रियास मानव शरीर की एकमात्र मिश्रित ग्रंथि, मिश्र ग्लैंड है, जो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन यानी अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों प्रकार की है। ठीक, आमाशय की बात करते हैं तो इसी को हम लोग आपका बोलते हैं स्टमक बोलते हैं। यहाँ पर ही आपका भोजन का सबसे पहले आपका भोजन पहुंचता है और 4 से 5 घंटे तक हमारे आमाशय में भोजन रहता है। और इस 4 से 5 घंटे तक हमारे आपके जब आमाशय में भोजन रहता है, यहाँ पर इसको आपका कूट पीस कर इसका एक पेस्ट तैयार किया जाता है और इस पेस्ट को लुगदीनुमा भोजन को लोग क्या बोलते हैं? काइम। और यही काइम जाता है कहाँ पर? छोटी आंत में। और एक और चीज देख लेते हैं जल्दी से, है बड़ा सा टॉपिक लेकिन हम लोग इतना डिस्कस नहीं करते हैं यहाँ पे। अग्नाशय की बात करते हैं तो यहाँ पर अग्नाशयिक रस निकलता है, पैनक्रियास जूस। ये जो पैनक्रियास जूस है, अग्नाशयिक रस, इसको हम लोग बोलते हैं पूर्ण पाचक रस। इसको हम लोग क्या बुलाते हैं? पूर्ण पाचक रस बुलाते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर ये हो गया हमारा आपका, इसका आंसर होगा आपका थर्ड का ए। अगला देखते हैं, निहंग सिख योद्धाओं की एक पारंपरिक लड़ाई शैली गतका, जिसका इस्तेमाल आत्मरक्षा के साथ खेल के लिए भी किया जाता है, भारत के किस राज्य से? अगर देखो यहाँ पर सिख योद्धाओं की बात हो रही है तो आप सबको पता है, ठीक है, ये सिख लिखा हुआ है, सिंख नहीं है, यहाँ आपका सिख है। तो ये जो सिख योद्धाओं की अगर बात करते हैं तो आप सबको पता है सिख बिलोंग करते कहाँ से? आपके पंजाब से। तो यहाँ पर एक आपका उनका मार्शल आर्ट फॉर्म है, डांस फॉर्म है, जिसको लोग बोलते हैं आपका क्या? गतका। ठीक है, कौन सा? गतका। ये आपका कहाँ पर? आपका पंजाब का है। और ऐसे ही क्या होता है, एक आपको और याद कर लेना है आपका कलरी पट्टू या कलरई पट्टू। ठीक है, ये हमारा आपका कहाँ पर है? दक्षिण भारत का है, केरल का। ठीक है, ये वहां का आपका मार्शल आर्ट है। इसके अलावा एक और होता है आपका मलखंभ। ठीक है, मलखंभ, ये मेनली कहाँ से बिलोंग करता है? आपका महाराष्ट्र से, और ये एमपी का राजकीय खेल भी है। तो ये सारे के सारे जो खेल थे, ठीक है, थांगता मणिपुर का, ये सारे के सारे जो खेल थे, इन खेलों को क्या किया गया है कि आपका जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स में आपके इन मार्शल आर्ट फॉर्मों को भी खेल के रूप में शामिल किया गया है। और अभी के समय अगर हम बात करें, हमारे यहाँ पे जो खेलो इंडिया गेम्स हो रहे हैं, ठीक है, खेलो इंडिया गेम्स, इस बार के खेलो इंडिया गेम कहाँ पर हो रहे हैं? आपके एमपी में हो रहा है। पहले वाले 2018 में कहाँ पर हुए थे? दिल्ली में हुए थे। लास्ट ईयर कहाँ पर हुए थे? आपके पंचकुला हरियाणा में हुए थे। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, युद्ध के नाम और वर्ष के युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है, पूछ रहा है। तो यहाँ पे बक्सर और प्लासी का युद्ध दिया हुआ है। तो यहाँ पे प्लासी का युद्ध सबको पता है आपका, ठीक है, 1757 में है। और बक्सर का युद्ध कब है? उसके बाद में आपका 1764 में। ये दोनों ही आपके सही हैं, तो यहाँ पर आपका बी इसका आंसर हो जाएगा, सबको पता है। यहाँ पर आपकी बात करते हैं प्लासी के युद्ध की। इस युद्ध से, प्लासी का युद्ध जो 1757 में सिराजुद्दौला अंग्रेजों को रॉबर्ट क्लाइव के बीच में लड़ा गया था, इस युद्ध से भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की 2 अलग-अलग चीजें हैं। पहला तो आपका भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव। देखिएगा, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव किस युद्ध के बाद पड़ती है? प्लासी के युद्ध के बाद पड़ती है, 1757 में। और पूछे अगर आपके भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना, वो किस युद्ध के बाद में होती है? बक्सर के युद्ध के बाद में। बक्सर का युद्ध होता है 1764 में। बक्सर के युद्ध में क्या होता है आपके, एक पक्ष के में तो आपका अंग्रेज होंगे, दूसरी तरफ आपका क्या होगा? 3 लोगों की सेनाएं होंगी। एक जो हमारा आपका कौन था? मीर कासिम। ठीक, दूसरा हमारा आपका जो उस समय के आपके मुगल नवाब थे, ठीक है, शाह आलम द्वितीय। और अवध का सूबेदार या अवध का नाम सुजाउद्दौला। ठीक है, ये आपके थे। तो ऐसे केस में क्या हुआ कि ये आपका सुजाउद्दौला है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके 3 पर्सन थे, इन ये युद्ध में तीनों की हार होती है।
तो जिसके बाद मीर कासिम भाग जाते हैं और उसके बाद में शाह आलम द्वितीय से और शुजाउद्दौला से अंग्रेजों की संधियां होती हैं और इन संधियों के द्वारा अंग्रेजों को शासन का एक बड़ा हिस्सा प्राप्त होता है जहां पर आपका वो अपना व्यापार कर सकते हो, उनका हस्तक्षेप होगा। शाह आलम द्वितीय के साथ में 12 अगस्त 1765, ईयर याद रखिएगा, युद्ध के एक साल बाद है, ये 64 है, ये आपका किधर है 65 है, डेट है 12 अगस्त। मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के साथ में क्या होती है, एक संधि होती है और ये संधि कहलाती है इलाहाबाद की प्रथम संधि। ठीक है, ये संधि इलाहाबाद की प्रथम संधि होती है। उसके बाद में 16 अगस्त 1765 को अगले साल आपकी यहाँ पर होती है इलाहाबाद की द्वितीय संधि। ठीक है, ये किसके साथ होती है, आपके शुजाउद्दौला, और इस संधि को करने के लिए रॉबर्ट क्लाइव को बुलाया जाता है लंदन से भारत में वापस। ठीक है, क्या ये संधि करते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों ही आपकी संधियां ऐसी थी जिससे क्या हुआ, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य पूर्णतः आपका स्थापित हो गया। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। और इतिहासकारों ने संधि के बारे में ये भी लिखा हुआ है कि इन संधि को करने में उतना ही समय लगा कि एक बाजार से जितना भी एक गधे को खरीदने में समय लगता है उससे भी कम समय लगा। मतलब संधि की समस्त शर्तें अंग्रेजों द्वारा तय करके रखी गई थी, केवल आपके इन लोगों के द्वारा उस पर जाके हस्ताक्षर करके उसको स्वीकृति प्रदान की गई। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, पांडुलिपियां समानता किसको लिखी जाती है। देखिए पांडुलिपियों की बात करते हैं तो पांडुलिपि आपके प्राचीन काल में हमारे आपके लेखन के आपके आपके पद्धतियों का एक हिस्सा थी। आप सबको पता है कि जो कागज का आविष्कार होता है, कागज का आविष्कार कहाँ पर हुआ, आपका चीन में हुआ है। तो जब भारत में आपका कागज का प्रचलन नहीं था तब क्या क्या करते थे, जो ताड़ पत्र होते थे उन ताड़ पत्रों को सुखाकर उनके ऊपर क्या होता था आपका जो अपनी बातें होती थी आपकी वो लिखी जाती थी। तो ऐसे में ये जो लिपियां थी वो क्या कहलाती थी, पांडुलिपियां कहलाती थी। ठीक है, पांडुलिपियां क्योंकि पांडु का कलर मतलब होता पीला, तो ये जो होते थे पत्र वगैरह समय के साथ पीले पड़ जाते थे, इसलिए इनको ऐसा पांडुलिपि भी बोला जाता था। तो पांडुलिपियां आपके पत्रों में लिखी गई। और दूसरा यहाँ पर आपका जैसे पत्थरों पर अगर बात करते हैं तो पत्थरों पर अभिलेख लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको पत्रों पर क्या लिखे जाते हैं, आपके अभिलेख होते हैं, शिलालेख होते हैं, गुहालेख होते हैं। ठीक है, स्तंभ लेख, अभिलेख भी 3 प्रकार के, शिलालेख, गुहालेख और आपके स्तंभ लेख। तो अभिलेख लिखे जाते थे पत्थरों पर। और भारत में सबसे पहले आपके जो अशोक थे, अशोक ने अभिलेख लिखने की प्रथा का प्रचलन किया था। अशोक का नाम याद रखिएगा, अशोक ने अभिलेख लिखने की प्रथा का प्रचलन किया था। और उसमें भी आपका जो अशोक थे, इन्होंने ईरानियों या यूनानियों से क्या किया था, आपका ईरानियों से अभिलेख लिखने की प्रथा को आपका ग्रहण किया था। ठीक है, तो यहाँ पर आपका इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। अगला क्वेश्चन है, फोर्स की रियल टाइम अरबपतियों की सूची में किसे दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में। ठीक है, 2022 में सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में कौन, आपके एलन मस्क, जो आपके टेस्ला के आपके संस्थापक है और इनकी एक और कंपनी चलती है स्पेस एक्स। ठीक है, तो वो आपके 2022 की सूचियों में सबसे ऊपर स्थान पे कौन थे, एलन मस्क थे। अपने यहाँ के कौन थे, गौतम अडानी जी। ये आपके आपके गौतम अडानी अभी आपके सेकंड नंबर के आपके विश्व के सबसे अमीर थे मात्र 10 दिन पहले। और अभी इनकी पोजीशन आपकी 16वीं या 17वीं ऐसे कुछ हो चुकी है, डाउन पे डाउन जाती जा रही है हिंडनबर्ग रिपोर्ट के कारण से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 43 बी को, ठीक है, किसके रूप में जोड़ा गया। आप देखिएगा यहाँ पर आर्टिकल 43 बी की बात हो रही है और हम सबको पता है कि आर्टिकल नंबर 36 से लेकर 51 के बीच में हमारे संविधान में किसका उल्लेख है, डीपीएसपी का उल्लेख है, नीति निषेध तत्वों का उल्लेख है, जिनको हमने कहां से लिया है, आयरलैंड से लिया है। ये राज्य के नीति निषेध तत्व होते हैं, आयरलैंड से लिए गए हैं। ये राज्य के लिए मानना बाध्यकारी नहीं है, ये आपके राज्य के लिए एक सुझाव भर है। और दूसरी बात क्या है, ये आपके वाद योग्य भी नहीं है कि ऐसे में इन पर आधारित किसी तथ्य या बात पर केस किया जा सके कि सरकार ऐसा कर रही है या नहीं है। तो ऐसे केस में आर्टिकल 43 बी किसका हिस्सा हो जाएगा, राज्य के नीति निषेध तत्वों का। अगर आर्टिकल 43 बी की बात हो ही रही है तो आर्टिकल 43 बी में किसका उल्लेख है, आर्टिकल 43 बी में उल्लेख है किसका, सहकारी समितियों का उल्लेख है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज का उल्लेख है। ठीक है, तो आर्टिकल 43 बी किससे संबंधित है, सहकारी समितियों से संबंधित है। आर्टिकल 40 की बात करते हैं तो ये भी आपको याद रखना होता है, ये बहुत ज्यादा पूछते हैं, ये ग्राम पंचायतों से संबंधित है। 44 की बात करते हैं तो ये आपका समान सिविल संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित है। और अगर आपका ऐसे ही बात करते हैं 50 की तो यहाँ पर आपका क्या होगा, कार्यपालिका जो होगी वो न्यायपालिका यानी जुडिशरी से आपकी अलग रहेगी या दोनों में आपका इंटरफेरेंस नहीं होगा एक दूसरे के में। तो ऐसे टाइप से कई सारे आर्टिकल्स है पढ़ने के लिए हमारे पास में। याद देखिएगा, बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, वर्षा को, ठीक है, वर्षों नहीं, ये वर्षा है। ठीक है, वर्षा को किस उपकरण द्वारा मापा जाता है। आप सभी को पता है वर्षा नापने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं,
रेन गेज। ठीक है, रेन गेज एक उपकरण होता है जिसके माध्यम से क्या नापी जाती है, वर्षा नापी जाती है। वहीं पर बैरोमीटर जो किसके नापने के लिए होता है, आपका दाब को या वायु दाब को नापने के लिए क्या होता है, आपका बैरोमीटर नामक उपकरण यूज होता है। यहाँ पर अगर वर्षा की बात हो रही तो वर्षा के लिए हमारा क्या हो जाएगा, आपका रेन गेज हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, गुरु विपिन सिंह किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए जाने जाते हैं। तो यहाँ पर आपके गुरु विपिन सिंह करके आपके नर्तक हैं, उनके बारे में पूछ लिया गया है। तो ये कथकली, बिहू, कथक और मणिपुरी, ठीक है, ऐसे कई सारे डांस फॉर्म दिए गए। यहाँ पर आपके गुरु विपिन सिंह संबंधित है किससे, मणिपुर से संबंधित है। इनकी वर्ष 2000 में क्या हो चुकी है, मृत्यु हो चुकी है। और ये मणिपुर के बहुत फेमस आपके कहते हैं नर्तक थे मणिपुरी नृत्य के लिए। तो इनके लिए इनको आपका पद्म पुरस्कार भी मिला हुआ था, इसके लिए आपके चर्चा में रहे और बाकी बहुत फेमस नर्तक थे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एसएससी आपसे क्या करता है, आपसे नर्तक दे देगा और पूछ लेगा किस नृत्य से। एसएससी जीडी में नृत्य और नर्तकों से बहुत सारे क्वेश्चन आया और आगे यही पैटर्न आपका एसएससी एमटीएस में भी रहेगा। ये आपको सेक्शन सबसे अच्छे से तैयार होने चाहिए एसएससी के लिए। अगला, नींद की बीमारी के लिए निम्न से कौन सा जीव जिम्मेदार है। तो यहाँ पर नींद की या सोने की बीमारी जो होती है बहुत सारे विद्यार्थियों को होगी। ठीक है, बहुत ज्यादा मुश्किल होता है उनके लिए पढ़ना, नींद से पार पा पाना। ठीक है, उनको बहुत नींद आती है, पढ़ने बैठिएगा तो सबसे पहले नींद ही आती है। तो ये किसके लिए जिम्मेदार होता है, जीवाणु, बैक्टीरिया, शैवाल, विषाणु या वायरस। ये आपकी एक अलग कंडीशन होती है। नॉर्मली सोना और आपका एक पैटर्न पे सोना, दोनों चीजें अलग होती हैं। बीमारी होती है उसको बोलते हैं स्लीपिंग सिकनेस। ये मेनली अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आपका शुरुआत इसकी होती है। और ये जो आपकी किसके लिए किसकी वजह से होती है, प्रोटोजोआ होता है उसकी वजह से। और इस प्रोटोजोआ का नाम होता है आपका ट्रिपोनोसोमा। याद कर लीजिएगा, इसका नाम क्या होता है, आपका ट्रिपोनोसोमा आपका प्रोटोजोआ होता है। इसकी वजह से सोने की बीमारी होती है। और इसका जो वाहक होती है वो होती है आपकी कौन, सीसी मक्खी। इस सीसी मक्खी के काटने से क्या होता है, आपको सोने की बीमारी हो जाएगी। ऐसे ही अगर वाहक की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका एक बीमारी होती है प्रोटोजोआ से होने वाली, कौन सी, आपकी मलेरिया। ठीक है, कौन सी बीमारी, मलेरिया। मलेरिया के लिए एक प्रोटोजोआ जिम्मेदार होता है जिसको बोलते हैं प्लाज्मोडियम। ठीक है, कौन सा, प्लाज्मोडियम वाइबैक्स। ये प्रोटोजोआ जिम्मेदार होता है। और आप सबको पता है जो मलेरिया होता है ये किस मच्छर के काटने से होता है, इसमें बताने की आवश्यकता मुझे नहीं है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये आपका मादा एनाफलीज मच्छर है, इसके काटने से क्या होता है, आपका ये मलेरिया बीमारी होती है। ठीक है, यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका प्रोटोजोआ। चलिए बढ़ते हैं आगे। कोई बल्लेबाज अपने विकेट की रक्षा के उद्देश्य या विरोधी की टीम की सहमति के अलावा यदि गेंद को 2 बार भी हिट कर देता है, विकेट की रक्षा के लिए आपका क्या करे, वो आपका 2 बार कर देगा, तो उसे आपके क्या करते हैं, आउट घोषित कर दिया जाता है। आप नॉर्मली एक बार को एक ही बार मार सकते हो, ये नहीं कि आपका आप उसको 2 बार ऐसे कर लो। ठीक है, या विरोधी आप खुद से, तो ये रूल्स होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, उसे आपका आउट घोषित कर दिया जाता है। सीधी सी बात है, चेतावनी वगैरह कुछ भी नहीं होता, डेड नहीं घोषित करते हैं या बाई के 5 रन, ऐसा कुछ नहीं, उसे सीधा क्या करते थे, आउट घोषित कर देते हैं। यदि आप खेलते समय आपका बैट स्टंप पे लग जाए तब भी आप हेड विकेट हो जाते हो, तब भी आउट हो जाते हो। हरिप्रसाद चौरसिया क्या है, एक वादक है। ठीक है, सबको पता है हरिप्रसाद चौरसिया बहुत ही फेमस क्या है, बांसुरी वादक है। ठीक है, हरिप्रसाद चौरसिया क्या है, बहुत ही फेमस बांसुरी वादक है। अगर हरिप्रसाद चौरसिया जी की बात हो रही है, ठीक है, तो हरिप्रसाद चौरसिया जी हैं, इन्हें 1984 में 1984 में क्या दिया गया था, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। ठीक है, बहुत फेमस पुरस्कार है, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया था। और इसी के साथ में इनको वर्ष 2000 में पद्म पुरस्कार में से आपका पद्म भूषण भी दिया गया था। तो ये आपका 2000 भी इनके लिए क्या होता है, आपका ये इंपॉर्टेंट है। वैसे हालांकि पूछते नहीं है इनके बारे में, बस इतना पूछते हैं कि किस खेल आपके उससे संबंधित है। ठीक है, तो 2000 में इनको क्या किया था, पद्म भूषण दिया गया था। उसके अलावा 2000 में इनका एक और आपका पुरस्कार है जो संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। ठीक है, कौन सा पुरस्कार, दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। तो हरिप्रसाद चौरसिया किससे संबंधित हो गए, आपके बांसुरी से संबंधित हो गए। अगला देखिएगा, खजुराहो के मंदिरों की एक शानदार उदाहरण है। अच्छा, खजुराहो के मंदिर किस शैली पर आधारित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो खजुराहो के मंदिर कहाँ पर पड़ते हैं, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। खजुराहो के मंदिर ये कहाँ पर पड़ते हैं, एमपी, और एमपी के छतरपुर जिले में। एमपी के कहाँ पर, छतरपुर जिले में खजुराहो के मंदिर होते हैं। और ये खजुराहो के मंदिर देखिएगा, यहाँ पर हम बात करते हैं उत्तर भारत की, तो उत्तर भारत के जो मंदिर होते हैं वो सारे के सारे किस पर आधारित होते हैं, नागर शैली पर। दक्षिण भारत के मंदिरों की अगर हम लोग बात करते हैं, हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है, दक्षिण भारत के आधारित होते हैं द्रविड़ शैली पर। और इसके अलावा नागर और द्रविड़ के मिलने से जो नई शैली बनती है उसको बोला जाता है आपका
बेसर शैली। ठीक है, तो यहाँ पर आपके खजुराहो के मंदिर है जो कहाँ पर है, एमपी के छतरपुर में यानी उत्तर भारत में, और ये आधारित है किस पर, नागर शैली पर आधारित है। ये जो आपके खजुराहो के मंदिर है, ऐसी मान्यता है कि इनका निर्माण लगभग 950 से 1050 ईसा पूर्व हुआ। ठीक है, 950 से 1000 ईसा पूर्व हुआ। और ये किसके द्वारा कराया गया, ये जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है, इसे पहले आपका जिजाक भुक्ति प्रदेश कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपका नन्नुक इस वंश के संस्थापक थे, चंदेल वंश के। ठीक है, और जिजाक भुक्ति का जो चंदेल वंश, ठीक है, इनके शासकों द्वारा कराया गया है। तो खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा, जिजाक भुक्ति के चंदेल शासकों द्वारा। और इसी में से एक सबसे फेमस शासक हुआ धंग। धंग ने क्या किया, एक मंदिर बनवाता है आपका यहाँ पर, कंदरिया महादेव मंदिर। ठीक है, तो ये आपके बहुत फेमस है आपका कंदरिया महादेव का मंदिर। और चंदेल वंश के साथ क्या बनवाते हैं, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण करवाते हैं। अब यहाँ पर ये जिजाक भुक्ति प्रदेश है या आपका, ये वर्तमान में कौन सा इलाका होता है आपका, जो बुंदेलखंड का रीजन पड़ जाता है। बुंदेलखंड में यूपी के 7 जिलों और एमपी के 7 जिलों को मिलाकर एरिया को बुंदेलखंड बोला जाता है। नीचे उसका साइड का इलाका बघेलखंड का भी होता है। अब यहाँ पर आपका ये जो खजुराहो के मंदिर है, प्रारंभ में इनकी संख्या लगभग आपका 85 के आसपास थी, 85 के आसपास थी। समय के साथ में नष्ट हो गए और ये अभी केवल मात्र कितने बचे हैं, 20 से 25 बचे हैं। ये लगभग 20 किलोमीटर के एरिया में फैले हुए मंदिरों का एक समूह है, जिसे क्या किया गया है, इस खजुराहो के मंदिरों को याद कर लीजिएगा, 1986 में यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में घोषित कर दिया गया है। ठीक है, तो ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में क्या बन चुका है आपका, खजुराहो के मंदिर शामिल है, कब, 1986 में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। सरकार द्वारा, किस सरकार द्वारा रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान। ठीक है, तो ये आपका अभियान किसके द्वारा चलाया गया था, दिल्ली सरकार द्वारा प्रदूषण पर नियंत्रण पाने के लिए यह अभियान चलाया गया था कि जो ट्रैफिक सिग्नल पर जब रेड लाइट होती है, आप वेट कर रहे होते 4-5 मिनट के लिए, तब आपको क्या कर लेना, अपनी गाड़ी को बंद कर लेना है, ताकि क्या हो आपका, कि आप प्रदूषण ईंधन को बचा सके, जैव ईंधन को बचा सके, और प्रदूषण भी क्या कर रहे हैं, कम से कम कर सके। अगला क्वेश्चन करंट का क्वेश्चन था। अगला, टोटल रिकॉल माई अनबिलीवली टू लाइफ स्टोरी। ठीक है, ये आपकी किसकी आत्मकथा है, तो यहाँ पर अर्नोल्ड श्वार्ज़ेनेगर है, क्रिस गेल है, एंडी हुआंग और आई के गुजराल है। ये आपके अमेरिकन बॉडी बिल्डर हुए अर्नोल्ड। ठीक है, अर्नोल्ड जो है बहुत फेमस बॉडी बिल्डर है, और ये आपके इनकी एक आत्मकथा थी, टोटल रिकॉल माई अनबिलीवली टू लाइफ स्टोरी। कैसे टाइप से आते हैं आपका, तो यहाँ पर आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम है। तो दिए गए ऑप्शंस में से आपसे पूछ रहे हैं कि किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम है। अगर हमसे पूछा जा रहा है तो दिए गए राज्यों में से कौन सा आपका राज्य है, सिक्किम। सिक्किम राज्य का जनसंख्या घनत्व क्या है, 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम है। सिक्किम का जनसंख्या घनत्व कितना है आपका, 86 है, मात्र कितना है आपका, 86 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के एरिया में रहे हैं। अगर हमसे पूछा जाए कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य, तो यहाँ पर हमारे लिए सबसे पहला कौन सा राज्य होता है, बिहार। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है, और वो कितना है, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद में आ जाता है कौन सा आपका, पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल का जनसंख्या घनत्व 1028 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद में आ जाता है आपका कौन सा, केरला आ जाता है। केरला का कितना है, 860 है। ये हमारे टॉप 3 हमारे सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य हैं। इसके अलावा यूपी को भी याद रखिएगा, यूपी हमारे चौथे नंबर पर 829 के साथ में। ठीक, अगर हम बात करते हैं किसकी, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों की, तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों में सबसे पहले हमारा आपका कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश में क्या होता है, जो जनसंख्या घनत्व है 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, मतलब सबसे कम भारत में जनसंख्या घनत्व आपका आपका कौन कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। उसके अलावा फिर सेकंड पे आ जाता है कौन सा आपका, मिजोरम। मिजोरम में कितना है, 52 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और थर्ड पर आपका कौन सा, आपका सिक्किम। तो दिए गए ऑप्शन में से सबसे कम आपका कौन सा हो जाएगा, आपका सिक्किम हो जाएगा। तो ये हमारे आपके सारे के सारे क्या हैं, दिए हुए राज्य हैं। ये आपको टॉप वाले और आपके लास्ट वाले ये दोनों याद कर लेने, क्योंकि इनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। बढ़ते हैं आगे। भारत के संविधान में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए तब तक योग्य नहीं होगा उसने कितने वर्ष की आयु। देखिएगा हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति पद के लिए कितनी आयु चुनी गई है आपकी, 35 साल के लिए। मैंने जितना भी बोला है कि आपको कई बार बताया हुआ है, जो भी हमारे क्या होंगे, स्थानीय निकाय होंगे, लोकल बॉडीज होंगी, चाहे वो आपके गांवों में
ग्राम पंचायतें हों, चाहे शहरों में आपका नगर पालिका नगर निगम हो, इनके सदस्य बनने के लिए आपको 21 वर्ष की न्यूनतम आयु चाहिए। जितने भी हमारे क्या होंगे, निम्न सदन होंगे, जो भी लोअर अथॉरिटीज होंगी, जैसे हमारा राज्यों में विधान सभा की बात करते हैं, विधानसभा, और केंद्र में आपका कौन सा, लोकसभा, इनका सदस्य बनने के लिए आपको आयु कितनी चाहिए, 25 वर्ष चाहिए। जितने भी हमारे आपके क्या होंगे, उच्च सदन होंगे, उच्च सदन की बात करते हैं तो यहाँ पर केंद्र में राज्यसभा और राज्यों में विधान आपकी परिषद, तो इन दोनों में आपके सदस्य बनने के लिए आपको कितनी आयु चाहिए, 30 वर्ष। और उसके ऊपर राष्ट्रपति है, राज्यपाल या उपराष्ट्रपति, ऐसे पदों के लिए आपकी आयु कितनी निर्धारित की गई है, 35 साल। यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, इसका आंसर 35। अगला है, यदि यू वस्तु दूरी है, वी प्रतिबिंब की दूरी है, और गोली दर्पण की फोकल लंबाई है, एफ गोली दर्पण की फोकल लंबाई है, तो दर्पण का सूत्र पूछ रहा है। ठीक है, तो दर्पण का सूत्र होता है आपका जो 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। बहुत ही नॉर्मल सा आपसे सूत्र पूछ लिया गया है, जो हमके फोकल दर्पण की लंबाई का सूत्र होता है 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। दिए गए ऑप्शन में से क्या हो जाएगा आपका, बी इसका क्या हो जाएगा आपका सही आंसर। ठीक है, आप सबने बचपन में पढ़ा होगा इस चीज को। अगला देखते हैं, भारत का प्रमुख त्योहार नहीं है, प्रमुख लौह अयस्क निर्यातक बंदरगाह पूछ रहा है। तो लौह अयस्क निर्यातक बंदरगाह, देखो उत्तर प्रदेश बंदरगाह शहर नहीं हो सकता, राज्य नहीं हो सकता, बचा आपका गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा। दिए गए ऑप्शन में से क्या होगा, गोवा इसका प्रमुख आपका लौह अयस्क निर्यातक बंदरगाह है। क्यों, क्योंकि जो भारत में दक्षिणी आपका जो आपकी पेटी है, खनिज पेटी, वो कहाँ पे पाई जाती है, इस कर्नाटक राज्य में पाई जाती है। कर्नाटक राज्य में आपका जो बाबा बूदन की पहाड़ी है, ठीक है, बाबा बूदन की पहाड़ी, चिकमंगलूर, ठीक, चिकमंगलूर, अनादुर्ग, चित्रदुर्ग, ठीक है, ऐसे करते हुए कई सारे हमारा आपका चित्रदुर्ग और कई सारे ऐसे खाने हैं जो आपके कर्नाटक राज्य में हैं, किसके लिए, लोहे के उत्पादन के लिए फेमस है। और इनके सबसे निकटतम बंदरगाह के रूप में यहाँ पर आपका कौन है, आपका गोवा बंदरगाह है, जो किसके लिए हो जाता है, प्रमुख लौह अयस्क निर्यातक बंदरगाह हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे शक्तिशाली चोल शासक राज राजा प्रथम किस ईस्वी में शासक बना। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं कि जो आपके राज राजा प्रथम थे, ये कब शासक बनते हैं, इनका ईयर पूछ लिया गया है। तो यहाँ पर राज राजा प्रथम की अगर बात हो रही है तो ये 985 ईस्वी में क्या बनते हैं, शासक बनते हैं। चोल डायनेस्टी जो होती है दक्षिण भारत की महानतम डायनेस्टी, और भारत में सर्वप्रथम स्थानीय स्वशासन, इसके लिए आपका अगर कोई आपके डायनेस्टी जिम्मेदार होती है तो आपका वो कौन होते हैं, चोल डायनेस्टी होती है। ये स्थानीय स्तर पर प्रशासन को क्या करते हैं, स्थानीय संस्थाओं द्वारा ऑपरेट करते हैं। और यहाँ पर जो चोल शासक थे, राज राजा प्रथम, इन्होंने ही क्या हुआ था, एक मंदिर बनाया था, बहुत ज्यादा पूछते हैं, बृहदेश्वर मंदिर, या इसे ही आपका तंजावुर का मंदिर बोलते हैं। ठीक है, तंजौर या तंजेश्वर का बृहदेश्वर मंदिर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये शासक कब बनते हैं, 985 ईस्वी में। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने किस वर्ष केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। तो यहाँ पर पूछा जा रहा असेंबली बम कांड किसने किया था, भगत सिंह जी ने और बटुकेश्वर दत्त जी ने, ये किया था 1929 में। अब ये असेंबली बम कांड होता क्यों है, बात समझिएगा। असेंबली बम कांड का रीजन दो आपके चीज थी। यहाँ पर आपका एक बिल आ रहा था, पब्लिक सेफ्टी बिल, दूसरा कौन सा था, ट्रेड डिस्प्यूट बिल, व्यापार विवाद अधिनियम और जन सुरक्षा अधिनियम। इन दोनों बिलों के विरोध में भगत सिंह जी ने क्या किया था, असेंबली में बम फेंका था। अब देखिएगा, यहाँ पर ये जो दोनों की बिलों की बात हो रही है, इन्होंने बम क्यों फेंका, क्योंकि इन्होंने आपके रूस के आपके जो क्रांतिकारी या समाजवादी नेता थे लेनिन, इनकी किताब पढ़ी थी और उसमें कहीं ना कहीं लिखा हुआ था कि बहरों को सुनाने के लिए बम के धमाकों की आवश्यकता होती है। मतलब ये नहीं था कि आप बम फोड़ के किसी दूसरे के कान को आप मतलब अपनी बात पहुंचा, नहीं, इनका मतलब ये था कि अगर आपको कुछ अपनी बात रखनी है तो आपको कुछ ऐसा कार्य करना पड़ेगा जिससे आपकी ओर सब आकर्षित हो। तो यहाँ पर इसलिए इन्होंने आपका लेनिन की किताब से प्रभावित होकर बम फेंका था। यहाँ पर एक किताब आती है बम से रिलेटेड, फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब, ठीक है, ये पूछी जाती है। तो कभी भी इसको आप भगत सिंह जी नहीं कर आइएगा, ये किसकी है, भगवती चरण बोहरा। ठीक है, ये भी आपके भगत सिंह जी के साथ में जुड़े हुए क्रांतिकारी थे, भगवती चरण बोहरा। इन्होंने कौन सी किताब लिखी थी, फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब लिखी थी।
ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा 1929 है। अगला तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट 2011-12 पर आधारित थी। तो कोई तेंदुलकर समिति की अगर बात करते हैं तो तेंदुलकर समिति का गठन होता है आपका वर्ष 2009 में, और तेंदुलकर समिति किस पर अपने गरीबी पर अपनी रिपोर्ट देती है कि भारत में किस व्यक्ति को गरीब माना जाए या ना माना जाए। तो तेंदुलकर समिति किस पर आधारित है आपकी क्वेश्चन पर? गरीबी पर आधारित है। अगर तेंदुलकर समिति की बात हो रही है तो तेंदुलकर समिति ने क्या किया था? शहरी क्षेत्रों में, ठीक है, कहां पर? शहरी क्षेत्रों में 1000 रुपए महीना, और आपका क्या हुआ था? ग्रामीण क्षेत्रों में आपका, ग्रामीण क्षेत्रों में 8 से 16 रुपए महीना कमाने वाले व्यक्ति को क्या माना था? आपका इनसे कम कमाने वाले व्यक्ति को गरीब माना था। अब जितना इन लोगों ने आपका रिपोर्ट दी ना कि शहरी क्षेत्रों में 1000 रुपए महीने से कम या ग्रामीण क्षेत्रों में 816 रुपए महीने से कम वाला गरीब, इससे ज्यादा कि इन लोगों ने रिपोर्ट में ना एक महीने में चाय पी गए होंगे। मजाक हुआ था एक प्रकार से, जिसका बहुत ज्यादा विरोध भी हुआ था। तो यहाँ पर हम कुछ समितियों की बात करते हैं जो किससे संबंधित है? आपके इस गरीबी पर जांच के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एक समिति आपको याद कर लेना है, बाद में बनती है तेंदुलकर समिति के विरोध के बाद में एक समिति बनती है रंगराजन समिति। रंगराजन समिति कब की है? 2014 की है। उसके अलावा एक समिति आपको याद कर लेनी है, कौन सी? लकड़ावाला समिति है, ठीक है, लकड़ावाला कमेटी है। ये आपकी बनती है कब? आपकी 1993 में बनती है। और एक समिति और होती है, इसका नाम होता है अलग समिति, ये बनती है 1979 में। तो यही सारी समितियां आपको क्या करनी है? याद करनी है, ठीक है। तो ये आपकी सारी की सारी समितियां हैं, ये भी किससे संबंधित है? गरीबी की जांच के लिए थी। याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा पूछी जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय बजट 2023-22 के साथ 14 क्षेत्र उत्पाद में की योजना के अंतर्गत कितने नए जॉब्स को सृजन हुआ होगा? ठीक है, तो यहाँ पर उस समय आपका 14 क्षेत्रों में आपका जो बजट के अकॉर्डिंग पूछ रहा था कितने नए आपकी जॉब सृजन होगा, तो उसके अकॉर्डिंग क्या था आपका आंसर? इसका 60 लाख। अब आपका नया बजट आ चुका है, आपको नया पढ़ के जाना है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, भवई किस राज्य की पारंपरिक नृत्य शैली है? भवई जो नृत्य शैली कहाँ की है? गुजरात की है, जहां पर महिलाएं सिर पर क्या करती हैं? मटका लेकर आपका नृत्य करती हैं। याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में पूछा गया, एसएससी जीडी में भी इसका क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उम्मीद है आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। और अगर आपको अच्छी लगे तो आपके वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, जुड़े रहिएगा हमारे साथ में। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।